परिस्थिति आर्थिक तंगी से हम जूझ रहे थे, बीपीएल परिवार से हैं, तो सरकारी स्कूल में ही हमने अध्ययन किया। इसमें हमारे माता पिता का फुल सपोर्ट रहा। सही। हम हमारे घर की परिस्थिति कैसी हैं क्या हैं उनसे हमारे माता पिता वाकिफ नहीं होने दिया। घर में है कुछ है या नहीं है वो हमें उन बात की चिंता नहीं थी। कहाँ से भी लाएंगे एडजस्ट। अब पापा के पैरों में जूती नए है कि नहीं है, लेकिन हमें जूती नहीं दिलाते थे। सही। और ये सबसे बड़ी बात होती है, हर माता पिता चाहता है कि उसका जो बेटा है वो निजी स्कूल में पढ़ाता था और उनसे मेरा खर्चा चलाता था, हमारा अध्ययन। के रख हौसला वो मंजर भी आएगा, तूफानों के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूं थक कर न बैठ है मुसाफिर, तुझे तेरी मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। खान सर का मैंने एक वीडियो देखा था, उन्होंने जो है उसमें ये कहा था कि एक रेस का घोड़ा जो है उसको उसका मालिक बहुत मारता है और इतना मारता है कि घोड़े को खुद को पता नहीं चलता है वो किस लिए जो है मार खा रहा है। लेकिन हकीकत जो है वो ये होती है कि उसका मालिक उसको रेस जिताने के लिए जो है मारता है। ठीक वैसी ही परिस्थितियाँ आपके सामने होती है। आपका मालिक यानी आपका जो भगवान है आपको कठिन परिस्थितियाँ देता है, दुख देता है, वो आपको रेस जिताने के लिए, आपको विजय बनाने के लिए। तो इन कठिन परिस्थितियों से, इन जो दुख की परिस्थितियाँ हैं, इनसे आपको लड़ना है और आपको जो है इस रेस में जीतना है। ऐसा ही जो है शख्सियत जो है हमारे साथ में है। आज हम मिल रहे हैं हिमताराम जी माली से, जिन्होंने अभी हाल ही में जो व्याख्याता जो भर्ती के जो रिज़ल्ट आए हैं इनमें हिंदी विषय से जो है 62वीं रैंक प्राप्त की है। तो बहुत बहुत स्वागत है हिमताराम जी। सबसे पहले तो आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम हिमताराम माली, पिता का नाम श्री नारायण राम माली। मैं बाड़मेर ज़िले के शिणवरी तहसील का रहने वाला हूँ और मेरी हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित आरपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा स्कूल व्याख्याता हिंदी विषय से 62वीं रैंक पर मेरा चयन हुआ है और ये मेरी एक ज़िंदगी की प्रथम सफलता है, फर्स्ट सफलता मेरी ये है। सबसे पहले तो आपको सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। प्रश्न जो है उनकी शुरुआत करते हैं। हर जो कैंडिडेट होता है उसकी जो शुरुआत होती है ना वो बड़ी मुश्किल से होती है। जी सर। तो आपने इसके लिए शुरुआत है वो कब से करी कि आपको जो है आपको नौकरी के लिए प्रयास करना चाहिए और करियर की तरफ भी ध्यान देना चाहिए? सर मेरी स्कूली शिक्षा और उसके बाद में कॉलेज शिक्षा और कॉलेज बीए करने के बाद ही मैंने बीएड किया और बीएड के बाद में मुझे लगा कि मेरे पास योग्यता अर्जित हो गई है, मेरी अर्थाएँ पूरी हैं, क्योंकि मेरा शुरुआत से रुझान अध्यापक की ओर था। मुझे सर्विस भी करनी है तो टीचर की करनी। सही है। क्योंकि मेरे चाचा जी अध्यापक थे हमारे घर में ही और 2018 वाली भर्ती में दोनों भाइयों ने साथ में तैयारी की। सही है। रीट की भर्ती आई 2017 में, उससे मैंने तैयारी की और उसमें बड़े भाई साहब को जोधपुर में रह के कोचिंग करके तैयारी की थी उन्होंने और मैं स्कूल में ही था। सही है। और जब मुझे लगा कि अब मैं तैयारी करनी चाहिए तो प्रयास भी खूब किया, लेकिन उसमें मैं 0.32 से पीछे रह गया और उसके बाद में भाई साहब को उसमें चयन हो गया। तो हमें कोई बात की चिंता नहीं रही कि एक गम को दूसरी खुशी, इतनी खुशी होगी वो गम भूल गए। सही भूल गए हम। और उसके बाद में मैंने कहा अब हमें कोई आर्थिक तंगी से जूझना नहीं पड़ेगा। सही है। और मैं पूर्ण तन मन से फिर जोधपुर चला गया तैयारी करने के लिए और तब से लगा करके जब तक परीक्षा नहीं हुई अर्थात 3 जनवरी तक मैंने कंटिन्यू अध्ययन जारी रखा। तो आपने जो है मतलब आपकी जो डिग्रियां हैं ख़त्म होने के बाद आपकी डिग्रियां जो पूरी हुई उसके बाद से लेकर के अभी तक आपने कितने जो है वो एग्ज़ाम दिए और आखिर जो है फर्स्ट ग्रेड में जो आपको सफलता मिली? सर मैंने सबसे पहले 2012 में लगभग एक पुलिस की वैकेंसी आई थी, उसमें फॉर्म भरा और तैयारी वैसे ऐसी होती थी क्योंकि उसी में ना तो हमें कोई कहने वाला था कि पढ़ाई कैसे करनी है क्या होती है। हम तो सर हमने ये सुना था सिर्फ कि फॉर्म भरो के जो भर्ती आ रही है फॉर्म भरो और एग्जाम दो, फॉर्म भरो और एग्जाम दो। तैयारी कोई समझती नहीं थी तैयारी के लिए, इसके लिए भी कोई अलग से। और एक अपने यहाँ ये भी चलता है कि किस्मत से सिलेक्शन होता है। हाँ तो ये भी इसलिए हम वो किस्मत आजमाते रहे। बिल्कुल आपकी बात, क्योंकि हम ऐसी ग्रामीण परिस्थितियों में यहाँ ऐसा ही माहौल बना हुआ था। सही माहौल बना हुआ। तो उसके बाद ही मैंने वो पुलिस की दी तो इसमें कोई नंबर नहीं आया।
फिर पटवारी की थी, उसमें कोई नंबर नहीं आया। 2015 में 13 के लगभग एलडीसी की भर्ती आई थी, वो भी दिया। और 2015 में मैंने रीट का एग्ज़ाम दिया, जिसमें मैं रीट क्वालिफाई नहीं कर पाया। अच्छा 90 नंबर से अब क्वालिफाई होती है, और मेरे नंबर आए थे 74। अच्छा और फिर उसके बाद मुझे लगा कि मैं यूं ही बेफालतू अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ, और ये फॉर्म भर के एक आर्थिक तंगी से हम जूझ ही रहे हैं, और उसमें और उल्टा नुकसान कर रहे हैं। सही है, तो हमें वो फॉर्म भरना है जिनकी हम तैयारी कर सकें, सही है। जो हमारा टारगेट है। फिर 2017 वाली रीट आई, उसका एग्ज़ाम दिया, उसमें मैं क्वालिफाई तो हो गया, लेकिन अंतिम मेरिट से मैं रह गया 0.32 से। सही। उसके बाद में मैंने एग्ज़ाम दिया सेकंड ग्रेड का, और सेकंड ग्रेड में मैं 0.39 से रह गया। उसके बाद मैंने एग्ज़ाम दिया नवोदय फर्स्ट ग्रेड का, और उसमें ऑल इंडिया में रिटर्न में मेरी 36वीं रैंक लगी, लेकिन इंटरव्यू में मेरी 72वीं रैंक आई। अच्छा सही। और बदकिस्मत पोस्टें थी वो 35 ही थी, 35 ही थी, इसलिए चयन नहीं हो पाया। और उसके बाद में मैंने नवोदय का सेकंड ग्रेड का दिया, जिसमें मेरी ऑल इंडिया में 103वीं रैंक आई। उसका रिजल्ट अभी आना है। उसके बाद में मैंने ये दिया स्कूल लेक्चर वाला, जो मेरा टारगेट था, और वो एग्ज़ाम दिया, उसमें मेरा ये 62वीं रैंक से चयन हो गया। उसके बाद भी मैंने दिया संस्कृत विभाग का फर्स्ट ग्रेड का, और उसमें भी मेरा जो 2 गुना पास किए हैं, उसमें भी मेरा चयन हो रखा है। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे इसमें चयन हो रखा है। तो किसी बेरोजगार साथी का ये होगा तो उसकी हम क्यों छीने। सही है, बहुत बहुत बड़ी बात कह दी। और यही जो है होती है कि एक सीट अपन क्यों खराब करे। जी सर, क्योंकि उसमें मेरे को जाने की इच्छा ही नहीं है, क्योंकि इच्छा भी नहीं है, सीट खराब करना तो किसी न किसी का भला ही होगा। जी सर। तो सबसे पहली जो होती है वो है शुरुआती परिस्थितियां, जो है वो आपकी कैसी थी, मतलब किन परिस्थितियों में आपने शुरुआत करी, मतलब शुरुआती जो आपकी परिस्थितियां थी वो कैसी थी। सर हम 4 भाई हैं और एक बहन पढ़ती थी। तो हमने शुरुआती परिस्थिति आर्थिक तंगी से हम जूझ रहे थे, बीपीएल परिवार से हैं हम। तो सरकारी स्कूल में ही हमने अध्ययन किया 12वीं तक का, और बीए भी हमने प्राइवेट ही किया, कि उनके साथ में और भी रोजगार करना था। सही है। और रोजगार का साधन और कुछ था नहीं, प्राइवेट स्कूलों में जाते थे और 4-5 हज़ार जितने भी देते थे उसमें संतुष्ट हो जाते, यहाँ पे इतने दे रहे हैं। सही है। क्योंकि जैसे तैसे हमारी जो फीस थी वो निकल जाती थी, हमारा खर्चा निकल जाता था। और उसके बाद में बीएड किया, बीएड तो रेगुलर हुआ। लेकिन इन जो 12वीं तक का बीए का बीएड का जो हमारा सफ़र रहा, इसमें हमारे माता पिता का फुल सपोर्ट रहा। सही है। हम हमारे घर की परिस्थिति कैसी हैं क्या हैं उनसे हमारे माता पिता वाकिफ नहीं होने दिया, कि आपको ज़रूरत नहीं, पैसे कहाँ से आएंगे कैसे आएंगे, आप अपनी पढ़ाई जारी रखो, आप अपना काम करो, हम अपना काम कर रहे हैं। घर में है कुछ है या नहीं है, वो हमें उन बात की चिंता नहीं थी। कहाँ से भी लाएंगे एडजस्ट। अब पापा के पैरों में जूती नए है कि नहीं है, लेकिन हमें जूती नहीं दिलाते थे। सही है। और ये सबसे बड़ी बात होती है, और हर माता पिता चाहता है कि उसका जो बेटा है वो सुख से रहे। और उन्होंने हमारे लिए हर संभव कोशिश की। जहाँ से भी बीएड के फीस भरनी है तो पैसे कहीं से लाए वो हमें पता नहीं है, हमें बीएड करवाई, हमें एमए करवाई। तो इस प्रकार गुजरते गुजरते हमारी, और उसमें मित्रता के रूप में मेरा रमेश जी है, मेरे ऐसे जीजा जी लगते हैं, कि जीजा जी से ज़्यादा नाता हम मित्र का रखते हैं। सही है। तो उनका फुल सपोर्ट रहा, हर चीज़ में हमारा मनोबल बढ़ाते रहे, और आर्थिक रूप से भी खूब सहयोग रहा हमारे लिए। और 2018 वाली रीट की भर्ती में मेरे बड़े भाई साहब राधाराम जी का चयन हो गया। तो फिर आर्थिक तंगी से हम बिल्कुल बेफिक्र हो गए कि अब हमें वो नहीं देखना है घर में क्या चल रहा है कैसे चल रहा है, हमें सिर्फ ये देखना है कि हम अपने लिए क्या कर रहे हैं। सही है। लेकिन इनके लिए इतना ही हम घर वालों पर छोड़ के कि ऐसे नहीं घर वाला सब एडजस्ट करेंगे। इनके साथ साथ मैं निजी स्कूल में पढ़ाता था और उनसे मेरा खर्चा चलाता था। हमारा अध्ययन के लिए मैंने घर से पैसे बहुत कम लिए। कुल मिला के आपने अपना स्वाभिमान है वो भी आपने स्वाभिमान बनाए रखा। जी सर। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको मतलब मेहनत कितनी करनी पड़ी। देखो आपने जब पढ़ाई शुरुआत करी जी कैसी मतलब कंडीशन थी और कितना पढ़ना पड़ा। देखिए सर, कोई भी चीज़ है बिना मेहनत की मिलती नहीं है। जो कहते हैं किस्मत की बाजी है, ऐसा है, वो ऐसा कुछ नहीं है। मेहनत करोगे तो सब कुछ हासिल हो जाएगा और बिना मेहनत के सब कुछ चला जाएगा। सही है। हमारे हाथों में है भाई, हाथों में क्या अवसर है।
अवसर हमें दे रही हैं, भगवान हमें अवसर दे रहे हैं, लेकिन हम उनमें मेहनत ही नहीं करें तो हमारे हाथ में क्या आएगा, कुछ। सही है। इसलिए मेरा टारगेट रीट मेरा कोई टारगेट नहीं था, क्योंकि मैंने रीट की तैयारी सब करे, तो भर्ती आई है तो तैयारी करेंगे, हर कोई करना चाहता है। सही है। लेकिन रीट की भर्ती में असफल होने तक मैंने उसमें कोई निराशा मेरे को हाथ नहीं लगी। निराशा इसलिए हाथ नहीं लगी क्योंकि उसमें मेरे बड़े भाई साहब का चयन हो गया था। चयन हो गया था। हाँ, बिल्कुल मन में अफसोस तो रहा कि अब मेरा चयन नहीं हुआ है, लेकिन चलो इनसे अच्छा अवसर और भी हमारे लिए उपलब्ध है कि सामने आ रही थी व्याख्याता की भर्ती। सही है। और मेरी एमए भी हो चुकी थी। मैंने कहा अब हमें टारगेट व्याख्याता भर्ती का ही रखना है, उस पर फोकस करना है, क्योंकि एक अपना लक्ष्य बना लेंगे ना तो उस लक्ष्य तक जाने की हम जैसे तैसे वो लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। अब हमारा लक्ष्य ही नहीं है तो जिस रास्ते से जा रहे हैं वो रास्ता भटकाने वाला होता है। सही है। कुल मिला के आपको लक्ष्य जो है पहले से डिसाइड करना है कि और उसी की तरफ आपको ध्यान रखना है, बाकी चीजों पर कंसंट्रेशन नहीं करना है। अब मेहनत कितनी की, कैसे की, तो मेहनत तो अथाह करनी पड़ेगी। जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं होता तब तक हमें डटे रहना है। क्योंकि कोई कहते हैं भाई साहब आप 6 घंटे नियमित कर लो, कोई 5 घंटे नियमित कर लो, कोई 10 घंटे नियमित कर लो। मैं तो ये कहता हूँ आपको अध्ययन करते रहना चाहिए। कितने घंटे होती है वो देखना। घंटे लिमिट नहीं होती है, लिमिट तो होती कुछ किसी चीज़ की लिमिट है ही नहीं। अध्ययन की तो कोई लिमिट नहीं है। जब तक सफलता नहीं मिली तब तक हमें तो उस प्रयास में लगे ही रहना है। सही है। ठीक है ना। तो मैं शुरुआती दौर में जब तक मेरा बेस तैयार नहीं था तो 15-16 घंटे पढ़ता था, नियमित पढ़ता था। जब नींद आती तब सो जाता था और जब आँख खुलती तब पढ़ने लग जाता था। सही है। मेरा कोई ये नहीं कि अब दिन है या रात है, कोई मतलब नहीं है। सोना था, शरीर को थकान महसूस होती थी, सो जाते थे और थकान उठते ही आंखें खुल जाती थी तो पुनः आँख धो करके बैठ जाते पढ़ने के लिए। और नियमित हमने अपना स्टडी जारी रखी, क्योंकि नियमितता बहुत ज़रूरी होती है इसमें। इसलिए मेहनत ही सब कुछ है। मैं तो ये कहता हूँ मेहनत और धैर्य 2 चीज़ ही सफलता तक पहुँचा सकती है। मेहनत खूब कर रहे हैं लेकिन धैर्य नहीं करे, मेहनत इतने महीनों से मेहनत कर रहा हूँ अब हुई नहीं अब छोड़ दूँ, क्या पता आपकी इस प्रयास में सफलता है तो। सही है। और लगभग मैं तो ये कहता हूँ जो अध्ययन करने वाले स्टूडेंट हैं वो उस समय मेहनत करना छोड़ते हैं जब वो सफलता के नज़दीक होते हैं। एग्जाम जब नज़दीक आता है तब वो है हार जाते हैं कि हो नहीं रहा है, क्या करें। इतने इसमें 15 लाख फॉर्म भर दिए, इतने 10 लाख फॉर्म भर दिए, मेरी गिनती का आधे तो वहीं कट जाते हैं। इसलिए आप ऐसी बात दिमाग में नहीं, मेहनत सब कुछ है, मेहनत से सब कुछ हासिल हो सकता है। सही है। किस प्रकार की रणनीति बनाई थी शुरुआत में? हाँ, जो है आप तैयारी करने बैठे थे, रणनीति किस प्रकार की थी? कौन सी पुस्तकें पढ़ी थी वो भी बताएं। सर रणनीति तो लगभग सभी की अपनी अपनी होती है, क्योंकि मुझे कैसे पढ़ना है वो लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि रणनीति लगभग 2 तरीके से बनाते हैं लोग। एक तो ये कहते हैं कि आपके जीके के जितने सब्जेक्ट हैं, हिंदी के जितने सब्जेक्ट हैं उनको सब साथ में लेके चलो। मैं मेरी फर्स्ट ग्रेड की बात कर रहा हूँ कि आप जीके में जितने टॉपिक हैं, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, साइंस है, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, तो आप इन सभी को आपके एक साथ पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो और हिंदी के भी थोड़ा थोड़ा पढ़ो। लेकिन मेरी रणनीति ये नहीं थी। मेरा ये थी कि मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ तो मैं हिंदी का टॉपिक पूरा करूँगा, शुरुआत से लगा कर अंत तक। हिंदी की यदि मैं 11-12 की पुस्तकें पढ़ाऊँ तो पूरी पढ़ूंगा, मेरे दिमाग में सभी बन जाएगी कि शुरुआत में मैंने ये पढ़ा और एंड में मैंने ये पढ़ा, क्योंकि हर एक बात एक दूसरे से कनेक्ट होती है। यदि मैं संधि आज पढ़ लूँ, स्वर संधि के आज मैंने दीर्घ संधि पढ़ ली, कल मैं गुण संधि पढ़ूंगा, परसों यण संधि पढ़ूंगा, हरदी पढ़ूंगा, अयादी पढ़ूंगा, ऐसे पढ़ते मेरे संधि का टॉपिक 10 दिन पूरा नहीं होगा। 10 दिन में पूरा। और फिर मैंने उस दिन पहले दिन क्या पढ़ा था वो कुछ दिमाग में रहेगा ही नहीं, इसलिए अंतर भी नहीं कर पाएंगे दीर्घ संधि कौन सी है, गुण संधि कौन सी है। मैं तो ये कहता हूँ कि यदि आप जीके में इतिहास पढ़ रहे हैं तो पूरी 1-2 दिन में जितने लगे इतिहास पूरी पढ़े। आप हिंदी पढ़े तो हिंदी पूरी पढ़े, साइंस पढ़े तो साइंस पूरी पढ़े, राउंड फिगर में पढ़े आप कि मुझे इसका पूरा पढ़ना है और फिर बाद में उसका चिंतन करें मुझे कहाँ क्या छूट रहा है। टॉपिक अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ। ये कहते हैं कि 1 घंटे ये पढ़ना, 1 घंटे टाइम हो गया मेरा घंटे का तो मैं छोड़ देता हूँ, तो वो मैं कहता हूँ उनसे आप भ्रमित हो जाओगे, क्योंकि जो क्या पढ़ा है उसमें मिक्स मसाला हो जाएगा, फिर आप अलग नहीं कर पाओगे। सही है। इसलिए ये रणनीति रखें। और पुस्तकों के बारे में मैं तो ये कहता हूँ आप ऑथेंटिक पुस्तकें पढ़ें, जो प्रामाणिक है। वो प्रामाणिक इसलिए पढ़नी क्योंकि जो भी प्रश्न आते हैं लगभग उनमें से चुनिंदा क्वेश्चन आते हैं
और एक ये भी ध्यान रखना, कई लोग ऐसे वीडियो मैं भी देखता हूँ और कई लोग मुझे कहते भी हैं कि सर पुस्तकें कौन कौन सी पढ़े, कौन कौन सी पढ़े। सही, सबसे ज्यादा सवाल यही रहता है क्योंकि तैयारी करने जाते हैं तब तो सबसे पहले दिमाग ये आता है पुस्तक के सिलेक्शन, क्योंकि आजकल पुस्तकों से ही सिलेक्शन पढ़ने से, क्योंकि पढ़ने के लिए हमारी ऐसी कोई थी नहीं कि पहले से सब कुछ प्रिपेयर है, हम जाके एग्जाम देना है, प्रिपेयर होंगे तो पुस्तकों से होंगे। पुस्तकों से तो फर्स्ट ग्रेड की बात कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट ग्रेड में हिंदी सब्जेक्ट के लिए तो आप हिंदी साहित्य की पुस्तकें बहुत अच्छी आती हैं, रामचंद्र शुक्ल की, नगेंद्र की, और नगेंद्र जी के साथ में एक हमारे ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें हैं विवेक शंकर की, डॉक्टर विवेक शंकर की पुस्तक बहुत अच्छी है हिंदी साहित्य के लिए, और काव्य शास्त्र के लिए अलंकार परिजात आती हैं, बहुत अच्छी पुस्तकें। उनमें से ही सारे जो हिंदी के जो क्वेश्चन काव्य शास्त्र के आते हैं वो सारे के सारे उसमें से ही आते हैं, कुल मिला के सारा का सारा उसमें ही आ जाता है। और उनके अलावा आपको अलग से एक्स्ट्रा पढ़नी है तो भगीरथ मिश्र की एक काव्य शास्त्र आती है। और व्याकरण के लिए तो एनसीईआरटी वाली की ही जो पुस्तकें वो पूरी बिल्कुल 100% है। अच्छा, जो 9वीं से 12वीं तक, 9वीं से 12वीं तक की जो एनसीईआरटी की पुस्तकें चलती हैं, या और उनके साथ अदरवाइज पढ़ना है तो आरबीएससी की रचना प्रबोध पढ़ लें और नवीन व्याकरण पढ़ लें एनसीईआरटी वाली। तो वो इसमें से नियम समझ लो, बाकी उदाहरण तो हजारों होंगे, सही। और उनको हम उसमें नियम में पूरा दो। जरूरी नहीं है कि आप मैटर ज्यादा पढ़े, मैटर ज्यादा पढ़े लेकिन क्वालिटी वाला पढ़े। बिल्कुल आपकी बात सही है, ठीक है ना। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है, पुस्तकें पढ़नी है तो फिक्स पढ़नी है। और गाइड के लिए कोई कहते हैं सर गाइड लाऊं मैं, तो गाइड में क्या होता है कि जिसने भी मैंने मेरी गाइड निकाल दी, आपने आपने अपनी गाइड निकाल दी, तो आप ऐसी गाइडों से अलग अलग पढ़ोगे तो किस में क्या प्रिंटिंग गलती है वो गाइड पहले नहीं पढ़े आप। सही है, पहले पुस्तकें पढ़े, जो आपका बेस है वो करें क्लियर, बेस उसके बाद में आप गाइड पढ़ोगे तो लग जाएगा अरे गाइड में ये तो ये गलतियां हैं, ये गलतियां हैं, क्योंकि आप पहले पढ़ोगे तो आपको पता ही नहीं गलतियां क्या, गलतियां को सही मानोगे। हाँ सही है। इसलिए गाइड को रिवीजन के तौर पे प्रयोग कि मैंने पूरा पढ़ लिया है, एक शॉर्ट रिवीजन करना है तो आप गाइड लीजिएगा। सही है। और गाइड से रिवीजन, और गाइड में मैं तो एक ही कहता हूँ आप लक्ष्य की गाइड खरीदें। लक्ष्य की गाइड में ऑल इन वन सारा एक ही में दिया गया है, बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है, और इसमें गलतियां न के बराबर है। सही है, गलतियां न के बराबर। हाँ, और एक क्वेश्चन ये आता है कि मुझे कई पूछते हैं कि सर के एक किताब ही पढ़ें और बार बार पढ़ें। ये क्वेश्चन कई बार होता है। सही है, कई बच्चे में कईयों के जहन में है ये। तो मैं ये कहता हूँ कि भैया आप तैयारी किसकी कर रहे हैं, पहले ये देखना है, वो भी मायने रखता है। भी मैं हिंदी की तैयारी कर रहा हूँ तो ये जरूर एक किताब में हिंदी के लिए चयन हो, ऐसी कोई किसी किताब में शक्ति नहीं है कि ये किताब पढ़ लिया आपका चयन हो गया। सही है, क्योंकि हो सकता है पेपर बनाने वाला इस किताब को छुए ही नहीं। सही है, जिसको आप रटा के बैठे हो, जिसके लिए आप अपनी पूरी मेहनत इसमें दिन और रात एक कर रही है कि मेरे को इसका एक एक अक्षर रटना है कि एक किताब पढ़ो, 15 बार पढ़ो, 20 बार पढ़ो। सही है। और हो सकता है उसको छुए ही नहीं, उनमें से क्वेश्चन एक भी नहीं उठाए, तो आप प्रत्येक सब्जेक्ट की अलग अलग पुस्तकें पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। सही, क्योंकि एक दिन में आप 16-17 घंटे स्टडी करते हैं तो किताबों की कोई संख्या नहीं कितनी आप पास एक महीने में कितनी अध्ययन कर सकते हैं आप। इसलिए आप अधिक से अधिक पुस्तकें पढ़ें, एक किताब पे निर्भर नहीं रहें आप। एक बोर्ड तो है नहीं 10वीं 12वीं की एक किताब से हमारा काम हो जाएगा। सही है। इसलिए आप अधिक से अधिक पुस्तकें पढ़ें, प्रामाणिक पुस्तकें पढ़ें और टॉपिक वाइज पढ़ें। भाई आपकी ग्रामर पूरी है, आप ग्रामर किताब लेके आए कि मैं जैसे आपको कह रहा हूँ रचना प्रबोध वाली, इसमें सारी ग्रामर दे रखी है, आप तो कहोगे नहीं सर पढ़ने को कहा पूरी नहीं, आपके संधि हैं, समास है, क्रिया है, विशेषण, 4 टॉपिक ही पढ़े। सही है, उसके लिए अदरवाइज एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं, एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं, तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें और प्रमाणिक पढ़ें। सही है। ये जो इन्होंने बताई बुक सिलेक्शन, जो व्याख्याता परीक्षा की जो तैयारी करते हैं उनके लिए बताई, रीड के लिए कौन सी बुक से वो ज़्यादा सही रहेगी, शॉर्ट में थोड़ा बता दें कि जो ये है। अभी रीड की विज्ञप्ति आ चुकी है, फॉर्म भी भर लिए हैं और 25 अप्रैल को एग्ज़ाम है, तो अब टाइम बहुत शॉर्ट रहा है, तैयारी करने वाले को टाइम बहुत शॉर्ट रहा है। जो अब नए बंदे फ्रेश में जा रहे हैं वो तो उनका तो ध्येय ये बना हुआ जोधपुर है और कोचिंग करे। ये भी सवाल रहता है कि कोचिंग करे, सेल्फ स्टडी करे। और इस समय सबसे ज़्यादा है जो इनको धैर्य रखना है कि कोचिंग करनी है कि नहीं करनी है, आपके पास समय कम है, तो ये चीज़ बताया कि आपको अभी इस समय क्या करना है। इस समय ये जो परिस्थिति बनी हुई है, अब ये कोचिंग की परिस्थिति नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप कोचिंग में जाओगे तो आप
हाँ, आपको समझ में आ जाएगा कि ये पढ़ना है, लेकिन पढ़ना है पढ़ोगे उस समय जब तक वो एग्ज़ाम चला जाएगा। एग्ज़ाम के बाद में मौका मिलेगा हमें ये पढ़ना है। सही है। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी करें, अपना स्वाध्याय में ही समय व्यतीत करें। सही है। अलग अपनी सब्जेक्ट वाइज साइको की अलग लाएं, हिंदी की अलग लाएं, संस्कृत की अलग लाएं, जीके की अलग लाएं, शिक्षण वीडियो की अलग किताब लाएं, अच्छे से लेखकों की किताब लाएं और उनका अलग अलग अध्ययन करें आप, ताकि आपकी प्रत्येक सब्जेक्ट। और कभी होता है कि मेरी हिंदी ठीक है लेकिन साइको कमज़ोर है, साइको ठीक है लेकिन मेरी संस्कृत कमज़ोर है। मैं उनके लिए ये कहना चाहता हूँ कि प्रत्येक सब्जेक्ट है वो हमारे शरीर के अंग की भांति सभी अंग है। जैसे हमारे पैर में कोई दर्द है तो हम दवाई किसकी, पैर की करेंगे, हाथ की करेंगे? सही है, पैर की करेंगे। पैर की करेंगे। तो मेरा संस्कृत कमजोर है तो मैं पहले संस्कृत को पढ़ूंगा, इतना स्टैंडर्ड करूंगा कि सभी के बराबर हो जाऊं। सभी के बराबर। पहले उन किसी भी पक्ष को कमजोर नहीं समझो, उसको छोड़े नहीं आप कि मेरे को ये नहीं आता इनको छोड़ दूं और ये कर लूं, क्योंकि आप किसी में पूरा करके परिपूर्ण नहीं कर सकते। सभी की बराबर भागीदारी है, बराबर रोल है। एक नंबर संस्कृत का आएगा तो भी आपके वही मायने रखेगा, एक नंबर साइको का आएगा वही भी बराबर मायने रखेगा। जो पक्ष कमजोर हैं उनको पहले सुधारें आप। सही है। और रही बात कि सेल्फ स्टडी करें या कोचिंग करें, जो अब नए बंदे हैं, मैं फर्स्ट ग्रेड की तौर पे बात कर रहा हूँ, रीट वालों के लिए तो अब कोचिंग कोई मायने नहीं रखेगी। सही। आप सिर्फ स्वाध्याय करें। और उनके रीट वालों के लिए तो स्पेशली अब की बार तो एकदम साफ लिख दिया गया है कि जो माध्यमिक शिक्षा का बोर्ड का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड का वो ही पुस्तकें पढ़ें आप, अदरवाइज के लिए पढ़ें। इसीलिए क्यों काफ़ी जो कैंडिडेट है वो अब ये पूछ रहे हैं सर आरबीएसई पढ़े, एक एक बुक कौन पढ़े, कि उनको यूँ लगता है कि इसमें क्या है, जो पाठ दे रखे हैं 6ठी क्लास के बच्चों के है, उस लेवल के है, तो उनको सरल लगता है, जबकि उनमें से प्रश्न बहुत अच्छे तरीके के बन सकते हैं। बिल्कुल। तो वो कह रहे हैं सर गाइड ला के पढ़े, जबकि उन्होंने खुला कह दिया है कि 6ठी से लेकर के 8वीं तक का बेस रहेगा और 12th तक का जो है वो लेवल रहेगा, तो 6ठी से 12वीं तक की बुक्स पढ़नी है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ पूरी बुक्स पढ़े। सही है। हाँ, चुनिंदा टॉपिक जो इस पे लिखे गए हैं टॉपिक चुनना, मैं यही बार बार कह रहा हूँ, टॉपिक जो पढ़ना क्या है, मैटर अलग से नहीं पढ़े, अलग भटके नहीं आप, भटके नहीं। सही। इसीलिए मैंने जो एक वीडियो बनाया है, आप देख सकते 6ठी से लेकर के 10वीं तक की सारी आरबीएसई बुक्स में से कौन से टॉपिक कहाँ पर है सिलेबस के अकॉर्डिंग, मैंने पूरा का पूरा आधे घंटे का वीडियो है बताया हुआ है उसमें। बहुत अच्छा काम आप देख सकते हैं उसमें जी, क्योंकि आपको मालूम हो जाएगा कि ये टॉपिक सेम टू सेम इसी में से सिलेबस में से डाले हुए हैं, तो वहां से आप देख सकते हैं, लिंक में डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। हाँ, तो फर्स्ट ग्रेड के लिए जो बात तैयारी करने वाले हैं, आगे जो फर्स्ट भर्ती आने वाली है 3000 की आने वाली है, मैं भी उसमें फॉर्म भर रहा हूँ, तो जी सर मैं भी आपसे ही सलाह मांग रहा हूँ कि मैं क्या करूँ आगे। बिल्कुल। तो देखिए जो नए बंदे हैं बिल्कुल फ्रेश हैं, क्योंकि मैं फर्स्ट ग्रेड में तैयारी करने का बिल्कुल नया था, ठीक है ना। मेरी 17 में एमए हुई है और 18 में भर्ती आई है, 18 में भर्ती आई है, तो मैं एमए होते ही मैं तैयारी करने चला गया। तो इसमें मैं एकदम नया था, तो मैंने कहा अब मुझे पढ़ना क्या है, कौन सी पुस्तकें पढ़नी है, क्योंकि कई बंदे जो नए बंदे थे फर्स्ट ग्रेड का नाम लेकर डरते हैं। सही है कि अरे फर्स्ट ग्रेड में हमारा कहाँ होने वाला है, तो वो एक तो ये मन से भूत निकाल दें, डर को निकाल दें। और मैं वहाँ गया था, अब मुझे पढ़ना क्या है, उनके लिए अब कौन मुझे बताया कि ये पढ़ो ये ऐसा। इसलिए मैंने समय को देखते हुए कि समय खूब पढ़ा है, अभी भर्ती भी आने वाली थी, मैं मार्च में चला गया था, मार्च 18 में। सही है। तो भर्ती भी आने वाली, तो मैंने कहा 2-3 महीने कोचिंग ले लें। मैं जोधपुर की सर्वश्रेष्ठ कोचिंग है उत्कर्ष से मैंने कोचिंग ली फर्स्ट ग्रेड की, और जीके का पेपर भी वहीं से किया, और हिंदी का भी उत्कर्ष से लिया। और हिंदी पढ़ाने वाले हमारे जो गुरुजी थे कल्याण जी चारण सर, बहुत अच्छे थे। उनकी बदौलत मैं आज ये 62वीं रैंक से मेरा चयन हुआ है, तो उनका श्रेय कल्याण जी को जाता है। सही है। मैं तो ये कहता हूँ कि यदि कोई भी बंदा हिंदी पढ़ने की, हिंदी की कोचिंग करना चाहे, तो वो निसंदेह ही आप कल्याण जी सर से पढ़िएगा। सही है। इतनी मजबूत तो कर कोई देंगे। उत्कर्ष से मान लो कोई कोचिंग कर रहा है या करने की सोच रहा है फर्स्ट ग्रेड के लिए, तो उनके लिए सजेशन है कि कल्याण जी सर है, जो इनका मानना है कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बिल्कुल। तो आप वहाँ से ही करें, क्योंकि वो पूछते हैं कई कैंडिडेट की सर हिंदी के लिए उत्कर्ष में कौन सा टीचर जो है अच्छा है। बिल्कुल आप, और क्योंकि कल्याण जी सर की जो बातें थी ना, वो हमारे दिल को छू गई। वो स्पष्ट एकदम क्लियर कहते थे। पहली बात तो ये कहते थे कि बेटा ये ध्यान रखना कि ये जो कोचिंग में पढ़ा रहे हैं इनसे चयन नहीं होने वाला है, खुला कहते थे। हम तो ढांचा बना रहे हैं, एक स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं ना। वो खुली बात कहते, कोचिंग से आपका सिलेक्शन नहीं होता है। हाँ, सिलेक्शन स्टडी से होता है, स्टडी से होता है। ये तो हम तो सिर्फ ढांचा बना के देते हैं कि बेटा ये पढ़ना है, ये टॉपिक इतना पढ़ना है, इनको ऐसे पढ़ना है।
और इसमें रंग आपको भरना है। रंग तो हमने बखूबी से उनकी बात को माना और बखूबी से निभाया, क्योंकि फिर सेल्फ स्टडी में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी पीछे। सही है। जो सर ने पढ़ाया ना उनका हमने 10 गुना ज़्यादा अध्ययन किया, 10 गुना ज़्यादा उसको तैयार करके उसके सामने पेश किया, गुरु जी के सामने। तो उसको लग गया कि वास्तव में कि जो मुझे भी जब मैं एग्ज़ाम देने गया था, एग्ज़ाम देने के बाद में पेपर देख कर के मेरे को लगा कि जो मैंने कोचिंग में पढ़ा है और मैंने सेल्फ स्टडी की है उसका कितना रेशियो है। जो सेल्फ स्टडी की है वो 80% उसकी भागीदारी और 20% ही कोचिंग ने भागीदारी निभाई। सही है। तो जो बंदा कहता है कि नहीं मेरी कोचिंग हो गई, मेरा सिलेक्शन हो गया, तो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि सेल्फ स्टडी 80% मायने रखती है। सही। यदि आप कोचिंग करते हैं और सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं तो आपका 80% का नुकसान है, और अगर आप कोचिंग और सेल्फ स्टडी करते हैं तो आप 100% अपना दे पाते हैं। बिल्कुल। फिर भी आप सेल्फ स्टडी करते हैं, कोचिंग नहीं करते हैं, और आपका कोई बैकग्राउंड जो है बेसिक जो है वो अच्छा है, आप पहले से तैयारी कर रहे हैं, तो कोचिंग भी आप अपना 100% दे सकते हैं। कोचिंग की कोई जरूरत नहीं, कोचिंग की कोई जरूरत नहीं है। यदि आप अनुभवी हैं, 1-2 एग्जाम आपने दिए हैं, आपने देख लिया पेपर कैसे आता है, कौन से स्टैंडर्ड का है, कितने में कितना रेशियो है, तो आप बिल्कुल बेझिझक, कोई जरूरी नहीं कि आपको कोचिंग से ही हो, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं। सही है जी सर। एक जैसे प्रश्न रहता है ये कि सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी लेवल में जो है आपका स्तर कैसा था, उस समय आपकी पढ़ाई कैसी थी, ठीक है ना, और उसका कितना मायना था आपकी सफलता में? देखिए सर, 10वीं में मेरे सेकंड डिवीज़न बना है, सामान्य स्तर था मेरा, कोई ओहो हाई लेवल नहीं था। और 12वीं में मेरे फर्स्ट डिवीज़न बना है, लेकिन परसेंटेज 62 पॉइंट समथिंग सेदू बने हैं। सही। तो ये भी कोई ओहो वाली बात नहीं कि मैं टॉप था या मैं सामान्य कैटेगरी का था। सही है। ठीक है ना। और मैं तो ये कहता हूँ कि 10वीं 12वीं में आप कैसे ही हो, वो आपकी जो एग्ज़ाम होता है, जो कंपटीशन एग्ज़ाम है, उसमें उनका कोई भागीदारी नहीं। हाँ, उसकी कोई भागीदारी नहीं। 10वीं की मार्कशीट तो सिर्फ डेट ऑफ बर्थ के लिए काम आती है, बाकी कोई काम नहीं। और आप ये नहीं समझें कि मेरे 10वीं 12वीं में कमज़ोर रहा हूँ और मेरे से आगे वाले बंदे जो टॉप थे, मेरिट में आए थे, वो तो मेरे से आगे ही बैठे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मेरिट में आने वाले भी पीछे रह जाते हैं, और जो फेल होने वाला बंदा है, जो दोबारा 10वीं करके IAS RAS बन सकता है। और मैं कहता हूँ मेरे 9th में, मेरे 10वीं में, 9th में गणित में मेरे ग्रेस लगा है 10 नंबर का। अच्छा, देखो आप ये जान जितना दे सकते थे उतना ग्रेस मेरे को दिया। सही है। जो आज जी सर आज SDM है, सही है। वो हमें गणित पढ़ाते थे, उन सर ने जितना मुझे ग्रेस दे सकते थे ना उतना दिया है। 10 नंबर का ग्रेस दे सकते थे, तो 10 नंबर के ग्रेस मान लो, सप्लीमेंट्री ही मान लिया, सप्लीमेंट्री ही मान ले, क्योंकि बाकी वाले सब्जेक्ट में अच्छे नंबर है इसलिए इसमें पूरा ग्रेस मिल गया। तो मैं ऐसे मालूम, मैं तो 9th में सप्लीमेंट्री जैसा हूँ, और मैं लेक्चर कैसे पढ़ूँ ये मैं सोच करके बैठ जाऊँ, तो फिर मेरे को ये आज जिस मुकाम पे है वो मुकाम पे हूँ वो मेरे को हासिल नहीं होता। सही है। इसलिए ये आप दिमाग से निकाल लें, आपकी एग्ज़ाम में वही देखा जाएगा कि आप उस समय टैलेंट कितने हैं। सही है। उस समय आप टैलेंट कितने, अब आप योग्य हो कि नहीं हो, इसलिए आपकी योग्यता को परखने के लिए एग्ज़ाम किया जाता है। सही है। तो आप इस बात को दिमाग से निकालें कि मेरा 10वीं 12वीं का स्टैंडर्ड ही मायने रखेगा, कभी नहीं। एक ये प्रश्न रहता है काफ़ी कैंडिडेटों का कि सर जो है वो अध्ययन कैसे करें। अब उनके पास किताबें आ गई, उनके पास सिलेबस है, उन्होंने टाइम टेबल भी बना लिया। शुरुआत में तो मोटिवेशन में आकर के क्या है, स्टडी है वो शुरू कर देते हैं, लेकिन उसको लगातार बना नहीं पाते हैं, एग्जाम टाइम तक नहीं बना पाते हैं। बीच बीच में उनमें नकारात्मकता जो है वो जगह ले लेती है, ठीक है ना, और सोच लेते हैं सिलेक्शन होगा नहीं होगा। खास तौर पर के रीट के SST वाले जो बंदे हैं, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ होता है, कैंडिडेट ज़्यादा है, तो लगातार अध्ययन वो कैसे करें और नेगेटिविटी उनके अंदर नहीं आए। देखिए सर कि इसमें एग्ज़ाम दे आप तैयारी करने के लिए जब निकले हैं, तो ये आप विचार करके निकले कि मेरा चयन पक्का है। मैं चयन आप तैयारी कर रहे हैं, नहीं तो आप पहले ही बैठ जाओ। जब मन में है कि मेरा चयन होगा नहीं, तो आप बिना फालतू समय बर्बाद नहीं करें। सही है। एक तो बात ये, जो नकारात्मकता है वो आपके जहन में नहीं होनी चाहिए, जहन में नहीं होनी चाहिए। सही कि मेरा चयन होगा या नहीं होगा, और जरूरी नहीं कि आपका ये अंतिम ही है। सही है। ऐसा तो है नहीं ये अंतिम गेंद है, इस पे होगा तो नहीं आउट हो जाऊंगा। सही है। ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि मैं भी हर बार असफल होता आया, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड मेरी फर्स्ट नौकरी ही है, सही है। फर्स्ट सिलेक्शन है। फर्स्ट इनसे पहले मैंने खूब एग्जाम दिए, असफल हुआ,
लेकिन उनसे निराश ना हो, निराश नहीं होना है, उनसे आप अपने आप को ऊर्जावान बनाएं, ऊर्जावान बनाए, सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाएं कि नहीं मेरा इसमें नहीं तो इसमें तो होना ही होना है। होना ही है। तो तैयारी करने बैठे उस समय आपको ये देखना, एक तो पहली बात ये है कि आपको तन मन लगा करके स्टडी करनी, घर बार सभी के बारे में चिंतन करना, एक बार के लिए आप छोड़ दें। सही है। ठीक है ना, कि घर में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो घर वाले सिर्फ आपको 3 महीने 4 महीने तो त्याग करना है, इन चीजों का इग्नोर करना वो अपने आप संभाल लेंगे, वो वो अपने आप संभाल लेंगे। ऐसी कोई जरूरत नहीं कि आप आओगे तो ही काम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कहता हूँ, मैं मेरी खुद की कहता हूँ, कोई कहते हैं कि यार साहब एग्जाम के टाइम हो गया ना, ऐसा मेरी एग्जाम से जस्ट पहले शादी थी, 21 नवंबर को मेरी शादी थी और 3 जनवरी को एग्जाम था, फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम। फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम। अच्छा, देखो मतलब क्या आप समझ सकते हैं कि इन्होंने तैयारी कितनी अच्छी कर रखी थी, और शादी के वक्त भी है जो वो है अपने जो तैयारी इन्होंने सुचारू रूप से चालू रखी, इन्होंने गैप नहीं आने दिया अपने अंदर। ठीक है ना, जरूर 10-15 दिन में डिस्टर्ब रहा ना, तो थोड़ी बहुत मैं स्टडी किताब से लगा हुआ रहता। और कोई बस ये कहते हैं कि एन वक्त देखो परिस्थितियां हर एक की हो जाती है, एन वक्त आप डिस्टर्बेंस हो जाते हैं, तो वो भी कोई मायने नहीं रखता, अरे मैं तो एग्जाम के टाइम ऐसा हो गया, अरे मेरा आपका पीछे का बेस मजबूत है, आप आराम से उसको फाइट कर सकते हैं। ठीक है ना, अपनी जो आपने मेहनत करी है उसको बेकार मत जाना, बेकार नहीं जाएगी, कभी नहीं जाएगी, कभी नहीं जाएगी। और सबसे बड़ी जरूरत है कि धैर्य की, सब्र जरूरी है, सब्र जरूरी है। ठीक है ना। आप एग्ज़ाम ये तैयारी कर रहे हैं, रीट की एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं, तो रीट वालों के लिए सब्र बहुत ज़रूरी है, और विशेषतर एसएस वालों के लिए। एसएस वालों के लिए एसएस वाले ऐसे नहीं डरें कि अरे हमारे इतना कंपटीशन है, इतने लाख फॉर्म भर गए हैं, अरे फॉर्म भरने वाले खूब मिलेंगे लेकिन पढ़ने वाले नहीं। एक कैंडिडेट का कमेंट आया था कि सर एसएसटी वाला कह करके शंका पैदा करते कि भाई आप तो एसएसटी का है, तेरा सिलेक्शन क्योंकि यहाँ पर कैंडिडेट ज़्यादा है, सीटें कम है, ऐसे करके शंका पैदा करते हैं। तो वो शंका जो है इनका समाधान बिल्कुल नहीं करनी है। एसएस वाले हैं तो एसएस वाले हैं, जितने दिन दूसरे वाले हैं, आप तुलना करो कि एसएस वाले मान लो 5 लाख हैं, तो बाकी वाले जैसे मैथ्स वाले 1 लाख हैं, तो एसएस वालों के पद कितने आ रहे हैं, मैथ्स वालों के पद कितने आ रहे हैं, तुलना करो। तो आपके पद में कंपटीशन कम है और उनके ज़्यादा है, तो जिनके पद ज़्यादा हैं तो उनके कंपटीशन बिल्कुल वाजिब है, ज़्यादा होगा। लेकिन आपको कितने सारे पद चाहिए, आपको एक पद चाहिए ना, सही है, आपको पद एक चाहिए, ये समझना कि एक सीट है कि नहीं है, एक सीट है तो बिल्कुल आप उसमें आप तन मन से लग जाइए। नवोदय की फर्स्ट ग्रेड की आई, उसमें 35 पद ही थे, जिसमें मैंने एग्ज़ाम दिया और मेरी 37वीं रैंक आई ऑल इंडिया में। तो मैं उसमें ये मान के बैठा 35 पद में हमारा कहाँ होने वाला है, तो मैं एग्जाम देता ही नहीं। आप ऐसे नहीं, आप एक पद भी हैं तो उनके लिए आप प्रयास करिए, बिना प्रयास के कुछ मिलेगा नहीं। और आप फॉर्मों की संख्या लगा करके, कैंडिडेट की संख्या लगा, अनुमान लगा कर आप जो अध्ययन करना छोड़ते हैं, नकारात्मक भाव आते हैं, एक सीट ये मूर्खता है। हाँ, ये मूर्खता है, ये बिल्कुल मूर्खता है, क्योंकि आपको एक सीट चाहिए और वो आपकी है, आपकी है। अगर आपने ठान लिया है तो आपकी है, और कोई नहीं लेने वाला, कोई नहीं। अगर आपने ठान लिया है ना कि वो सीट मेरी है, उस पर कोई नहीं बैठ सकता, तो हकीकत में कोई नहीं बैठ सकता। कौन सी कमियां रही और उसका कैसे आपने बाद में सुधार किया? शुरुआत में कुछ कमियां भी रही होगी जी, है ना, तो कैसे सुधार किया? देखिए, हर एग्जाम देते हैं उसमें कुछ न कुछ हमें सीख मिलती है। है। असफल रहते हैं तो असफल हम नहीं रहे हैं, असफल हमारा प्रयास रहा है। सही है। आदमी कभी असफल नहीं रहता होता है, इंसान कभी असफल नहीं होता है। असफल होता है उनका प्रयास किया गया, जो आपने जो प्रयास किया है वो उसमें कहीं ना कहीं चूक रही। सही है। इसलिए मैंने रीट का एग्ज़ाम दिया 2018 में, जो रीट की आई थी, तो उसमें मैंने देखा कि कई बार प्रश्न है क्या, वो हम एक सरसरी तौर पर देखते हैं, हाँ इसमें ये लिखा गया यार, इसका ऑप्शन ये सही, और हमने कभी उस प्रश्न को सही ढंग से नहीं पढ़ा, ढंग से ही नहीं देखा। कई बार ऐसा वापस घर आते हैं, हाँ, अरे ये क्वेश्चन तो ऐसा था और हमने ये ऐसा कर दिया। और कभी प्रश्न को ढंग से पढ़ते हैं तो ऑप्शन को सही ढंग से नहीं पढ़ते। सही है। ये कईयों की ज़्यादा गलती होती है। मैं कहता हूँ 90% बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं अरे मुझे ये आ रहा था, आते आते गलत हो गया। और रीट के बाद में मेरा ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं रहा जिसमें आते आते गलत हो गया। तो उसके लिए ज़रूरी है पहले तो आपको पेपर के जो क्वेश्चन है ना उनको सही ढंग से पढ़े। इसमें क्या लिखा गया है कि कौन सा अशुद्ध है, कौन सा अशुद्ध नहीं है, तो आपको नहीं के नीचे अंडर लगाना है तो है के नीचे अंडर लेना, ताकि समझ में आए कि प्रश्न पूछ क्या रहा है।
फिर उसमें ऑप्शन को पढ़ना है। आप एक पहले ऑप्शन को देखा, हाँ ये गलत है और इसको आपने टिक लगा दिया, आप 3 ऑप्शन में उतरे ही नहीं, आप वहीं शहीद हो गए। सही है। इसलिए पहले चारों ऑप्शन पढ़े, चारों में आपको लगेगा 2 तो सीधे सरसरी तौर से कट रहे हैं, उनके पीछे क्रॉस लगा दें। सही है। और उसके बाद में दोनों में तुलना करें कि इन दोनों में कौन सा वजनदार है, कौन सा इनमें श्रेष्ठ है, उनको सही करना। सही। कुल मिला के आप जब प्रश्न पत्र जो करते हैं उसमें ज़्यादातर तो आपकी तैयारी की हुई होती है, तो उसमें क्या होता है आपके जो प्रश्न है ज़्यादातर सीधे कर देते हैं। कुछ सस्पेंस वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनमें ऐसी स्थिति बनती है जो ये बता रहे हैं, वही सिलेक्शन करवाते हैं और वही सिलेक्शन करवाते हैं। ठीक है ना। तो दूसरी बात, फर्स्ट ग्रेड में पहला पेपर हुआ तो फर्स्ट जीके का, उसमें 75 क्वेश्चन आते हैं और 75 में से मैंने 35 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए। अच्छा। अब देखो कोई कहेगा अरे 75 में से कम आधे तो अटेम्प्ट करें, 50 तो करें, 60 तो करें। सही है। और मैंने कितने की? 35। 35। क्यों? मुझे पता है कि 1/3 माइनस मार्किंग है, इसलिए आप माइनस मार्किंग वाली जो परीक्षाएं हैं जो आरपीसी द्वारा हो, आप किसी भी जो संस्था कॉम्पिटिशन एग्जाम हो, उसमें आपको जो आ रहे हैं वही करें, ज़्यादा एक्स्ट्रा वो करने की जरूरत नहीं। क्योंकि आप एक्स्ट्रा करने जाओगे तो आपके सही है वो भी माइनस में चले जाए। क्योंकि हमारे कल्याण जी सर यही कहते थे कि आपको जो आ रहे हैं वो कीजिए, माइनस में मत करना। माइनस में करोगे तो आप चैन से रुक जाओगे, बिल्कुल रुक जाओगे। और मैंने ये गुरु जी की सीख मान ली और इसकी बदौलत ये मेरा सिलेक्शन हुआ है। इसलिए आप ये ध्यान रखें, पेपर को पूरे अच्छे ढंग से पढ़ें और पूरे विकल्पों को पढ़ें और माइनस मार्किंग वालों में जो आ रहे हैं वही करें। दूसरे आप देखोगे मुझे ज़्यादा करना है, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो आ रहे हैं वही करें तो चयन होगा। ज़्यादा की कोशिश में आप माइनस में जाओगे। अभी जो भी तैयारी कर रहे हैं कैंडिडेट, पटवार को लेकर के कर रहे हैं या रीट को लेकर के कर रहे हैं, नोट्स और टेस्ट पेपर, जी सर, कितना रोल है? नोट्स बनाए या नहीं बनाए, सारी चीज़ें एक बार बताएं। देखिए जो भी तैयारी करते हैं बंदे, और जो तैयारी सिर्फ फॉर्म भरने में जो माहिर हैं वो कहते हैं कहीं से हम नोट्स लिएंगे और पढ़ लेंगे, तैयारी कर लेंगे। सही है। ये खूब, और ये मतलब बार बार प्रश्न ही रहता है सर, कहीं से नोट्स लाके दे दो, पढ़ लेते हैं, नोट्स शॉर्ट में जाने की कोशिश करते हैं और सफलता शॉर्ट से प्राप्त नहीं की, सफलता की कोई शॉर्ट नहीं होता है। इसलिए मैं जो नोट्स की बात करते हैं उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप दूसरों के किसी के नोट्स नहीं लें। सही है। जैसे मैं नोट्स बना रहा हूँ तो मैं नोट्स कौन से बनाऊंगा? जो मेरे को नहीं आ रहे हैं उनको मैं लिखूंगा, जो मेरे को आ रहे हैं वो मैं थोड़ी लिखूंगा। अब मैंने वो नोट्स आपको दे दिए तो मेरे को जो नहीं आ रहे हैं वो आप देखो, जो मेरे को आ रहे हैं वो आपको नहीं आ रहे तो आप उनके क्या करोगे? सही है, कोई ज़रूरी नहीं। इसलिए आप नोट्स बनाने में, तो पहली बात तो ये कहता हूँ मैंने कोई नोट्स नहीं बनाया, क्योंकि मैं फर्स्ट पेपर की कोचिंग कर रहा था। उस समय कई जो आगे बैठने में जो बालिकाएं थी जो वो क्या करती थी, कभी लाल पेन से लिखती थी, कभी हरे पेन से लिखती थी, कभी नीले पेन से लिखती थी। वो लड़कियां ऐसे लिखती थी, अपने नोट्स को संवारती थी रजिस्टर को। सही, कि फोटोकॉपी में काम आएगा, फोटोकॉपी में काम आएगा। तब वो निर्मल जी सर आए, एकदम देख लिया, उन्होंने कहा कि आप किस लिए कर रही हैं ये? आपको तो इस भर्ती में चयन करवाना है। सही है, तो फिर ये किसके लिए आप पढ़ने के लिए छोड़ रही हैं? हाँ, ये रीयूज कंटेंट है ही नहीं, इसको आप रीयूज कर ही नहीं सकते। आप क्या कर रहे हैं? आप ये किसके लिए कर रहे हैं? सही है, कि हमें ये ऐसे रखना है कि हम इसमें सिलेक्शन नहीं कराना, आगे भर्ती के लिए हम ये पढ़ने के लिए रखते हैं। सही है, हमें जो भर्ती आई है उसमें चयन करवाना है, इसलिए आप उसमें नोट्स नहीं बनाए। मैंने कोई नोट्स नहीं बनाया, और मैंने जो बात मुझे याद नहीं रहती थी 2-3 बार पढ़ा, उसके बावजूद याद नहीं, तो मैं उसको लिखता था ऐसे रनिंग में कि उसको सिर्फ मैं ही पढ़ सकता हूँ और कोई नहीं पढ़ सकता। नोट्स सेंड नहीं करवाते हैं आप उनको, जो किताब में लिखा हुआ है ना वो आपको चयन नहीं करवाएगा, बिल्कुल चयन करवाएगा जो आपने यहाँ लिखा है। सही, आपने जो दिमाग में लिखा है, दिमाग में जो याद है वो चयन करवाएगा। आप कहोगे नहीं सर हम तो नोट्स बनाएंगे, ऐसे बार 10 बार पढ़ेंगे, तो वो उससे चयन होने वाला नहीं है। और दूसरी बात टेस्ट पेपर की, तो टेस्ट पेपर में आप सिर्फ ऐप में देखा कि यहाँ टेस्ट ये आ रहा है और आपने धड़ाधड़ ABCD ऐसे भर दिया और देखा देखो मेरी इतनी रैंक आई, तो ऐसे टेस्ट देने का कोई औचित्य नहीं है। क्योंकि टेस्ट देना है, टेस्ट का अर्थ ये है कि एज ए कंपटीशन की भांति आप दीजिए और अपना आकलन खुद कीजिए। ठीक है ना, टाइमिंग लगाओ कि मुझे 3 घंटे का है तो 3 घंटे पर 3 घंटे में कितने कैसे कर सकते हैं। इधर उधर से कहीं हेल्प लेनी नहीं है और बिना देखे आपको करना है। और
तब जाके आपको लगेगा कि हाँ अभी मेरी ये ऐसी तैयारी है। आप सही में आपका आकलन जो है वो हो पाएगा। और दूसरी बात ये है कि आजकल टेस्ट ऐसे आ रहे हैं, जैसे मैंने मेरा ऐप बना दिया, उसमें टेस्ट डाल दिया, आपने अपना डाल दिया, सही है। और उसका कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए। जिस भर्ती के लिए आप तैयारी कर रहे हैं उस भर्ती का स्टैंडर्ड उस टेस्ट पेपर में है कि नहीं है, सही है। ये बहुत जरूरी वो है। लेवल आपको खुद को ही समझ में आए, अगर आप पढ़ रहे हैं ना तो आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि लेवल का क्वेश्चन और है। प्रत्येक टॉपिक में से क्वेश्चन है कि नहीं है। अब उसमें देखो मेरे जैसे मैंने टेस्ट दिया और उसमें मैंने मेरे पूरे में से पूरे आगे टॉप रैंक आ गई, मैंने कहा अरे देखो 5,000 ने दिया उसमें मैं टॉप हूँ, सही है। ठीक है ना। और दूसरा जो कहेगा अरे मैं तो सबसे पीछे हूँ। तो हो सकता है उस टेस्ट पेपर में पूरा सिलेबस समेटा हुआ नहीं हो और आपने जो सिलेबस में जो कुछ टॉपिक पढ़े हुए तो उसी में ध्यान ये रखना है, ये जो टेस्ट पेपर दे रहे हैं ये आपका चयन नहीं करवा रहे हैं, न चयन से रोक रहे हैं। नहीं रोक रहे, सही है। जिसका टॉप में आ गया है वो ऐसे फूले फूले नहीं अरे मेरा हो गया, मेरे प्रत्येक टेस्ट में टॉप आते हैं, वो आप ऐसे आपको ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं होना है कि मेरे टेस्ट में सब आ रहे हैं अच्छे से, मेरी तैयारी अच्छी है। आप निरंतर अभ्यास करते रहें, तैयारी करते रहें, और जिनकी टेस्टों में कम रैंक आ रही हैं वो भी हताश नहीं हो, क्योंकि ये सब कुछ नहीं है, सब कुछ नहीं है। अब आपको और थोड़ा सुधार करना है, और भी सुधार करना है, और अच्छे ढंग से पढ़िएगा, ठीक है ना। और इन पे आप निर्भर नहीं रहिए कि यही है जो सब कुछ है हमारे चयन का, तो ये ऐसा कुछ नहीं होता है। आप टेस्ट तब देना चाहिए जब एग्ज़ाम के आप एंड निकट हो कि अब मेरी स्टडी पूरी हो गई, सारे मैंने पढ़ लिया है, अब टेस्ट दूं। जैसे मैंने संधि टॉपिक पढ़ा ही नहीं है, मैं संधि का टॉपिक टेस्ट देने बैठ गया, अब मेरे को उसमें आ ही कुछ नहीं रहा, तो टेस्ट देने की जरूरत कब होती है, जब आपने सब कुछ पढ़ लिया है और अपना मूल्यांकन करना है अब मेरे को कितना याद हुआ, तब टेस्ट दीजिए आप, और तब आपका मूल्यांकन होगा, सिर्फ मूल्यांकन होगा, न कि चयन होगा। सही है। एक जो हमें प्रतियोगिता परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थी, उनके लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे कि वो आगे जो है अपनी रणनीति किस प्रकार से रखें और अंतिम समय तक जो है वो टिके रहें? जो आगामी रीट की तैयारी करने वालों को मैं अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं, और उनके लिए मैं जो कहना चाहता हूं कि आप निरंतर दिन और रात एक कर लें। सही है, निरंतर यही वो समय है, यही वो समय है जिसमें आप अपना अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। और ये जो इसमें मोबाइल का बहुत बड़ा रोल है, मोबाइल का बहुत बड़ा रोल है, सही है, सफलता में और असफलता। मैं कहता हूँ मेरे पास मोबाइल है तो इनका सफलता में बहुत बड़ा योगदान रहा। जब भी मैं पढ़ता था मेरे को ये कोई जहन में क्वेश्चन आता था, मेरे को वो नहीं आ रहा है, तुरंत गूगल पे लिखता और उसका हल ढूंढ लेता। सही है। हाँ, और इसका ऐसे ही आपको यूज लेना है। कई कैंडिडेट ऐसे होते हैं जैसे मान लो लेके बैठ गए, फेसबुक चला रहे हैं, व्हाट्सएप तो वो उनका 1 घंटा जा रहा है, 2 घंटा जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा है, पता ही नहीं चलेगा। तो मोबाइल का बात करने में उपयोग बहुत कम लें, अदरवाइज आप बहुत कम लें। मोबाइल में आप पढ़ने के लिए आप यदि ले सकते हैं तो लें, और ज़्यादा मोबाइल पे निर्भर नहीं रहे, खुद की ही स्टडी काम है। किताबों का जितना मूल्यांकन है उतना मोबाइल में जो ऑनलाइन मैटर मिलता है उनका मूल्यांकन नहीं हो पाता है, ठीक है ना। और दिन और रात एक कर लें। आपको ये नहीं दे 3 महीने के लिए मान लो आपने संन्यास ले लिया, ये आपकी तपस्या है, ये सिद्धि प्राप्त करनी है तो 3 महीने आपको घोर तपस्या करनी पड़ेगी, तब जाकर सिद्धि मिलेगी ये। सही है। और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वालों के लिए मैं तो यही कहूँगा कि आप धैर्य बनाए रखें और निरंतर मेहनत रखें, क्योंकि मैंने जो फर्स्ट ग्रेड भर्ती दी है उसकी भर्ती की परीक्षा 2 बार स्थगित हुई है। जनवरी में प्रस्तावित थी, स्थगित हुई, फिर जुलाई में आई, स्थगित हुई, फिर जनवरी में आई, स्थगित होने के कगार पे थी लेकिन नहीं हुई। तो आप इनमें हमें धैर्य बनाए रखने की जरूरत है कि अब परीक्षा ये दूसरों की नहीं, परीक्षा हमारी हो रही है, ये धैर्य की परीक्षा है हमारी, ठीक है ना। इसमें जिसने धैर्य खोया उसने सीट खोई है, सही है, सिलेक्शन खोया है। इसलिए धैर्य बनाए रखें और नियमित अध्ययन करते रहें, दिन और रात एक कर दें। और मैं कहता हूँ यदि मेहनत कर रहे हैं आप तो मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, कोई भी चीज़ आपके लिए ऐसी नहीं अछूती रह जाए कि मेरे को वो प्राप्त नहीं हो सकती, ये दिमाग से निकालें, नेगेटिविटी निकाल लें और अच्छे मित्रों का संग करें आप। सही है, ठीक है। मैं इनमें छोटी सी बात और इंक्लूड करूंगा कि मेरे जो मित्र थे रमेश जी, जो मेरे जीजा जी लग रहे हैं, और जीजा जी से ज़्यादा मेरा मित्रता निभाई उन्होंने। जब भी हताश होता मैं तो मुझे पुनर्बलन देते थे कि मैं रीट में पीछे रह गया, रीट में रहा, तो उन्होंने कहा अरे रीट की क्या बात कर रहे हैं आप, सही है, आप तो फर्स्ट ग्रेड की लायक हो, आप फर्स्ट ग्रेड लायक हो, और आपके
वेटिंग में हो जाएगा, सही है। आपके वेटिंग में हो जाएगा। और ऐसे ही मैंने तो ठीक है वेटिंग में हो जाएगा, पुनः जोश आया और लगा तैयारी करने के लिए। सही है। और जिसमें नेट भी होगी, उसके बाद में वेटिंग आई, तो वेटिंग में नहीं हुआ, उन्होंने कहा अरे नहीं नहीं आपके वेटिंग में छोड़ो, सेकंड गेट में तो श्योर है, आपको कौन रोक सकता है। सही है। मुझे ऐसे पूरे बल देते रहे, सही है। मुझे सारा, और ऐसी तैयारी करने वालों के इतना सारे खूब काम होते हैं, खूब होता है। लोग आपको पॉजिटिव रख रहे हैं, पॉजिटिव रख रहे हैं, ऐसी मित्रता का संग कीजिए आप, ऐसे मित्रों का जो आपको नेगेटिविटी में लेके जा रहे हैं उनके संग में नहीं रहना है। बिल्कुल। और उसके बाद में सेकंड ग्रेड में नहीं हुआ तो उसने कहा अरे नहीं आपका नवोदय में तो श्योर है, नवोदय में श्योर है। सही है। और नवोदय में फर्स्ट ग्रेड में नहीं हुआ, उसने कहा नवोदय सेकंड ग्रेड में तो आपका 100% कौन रोक सकता है। इस प्रकार मुझे ये ऐसे सहारा देते रहे, हर कदम कदम पे मुझे सहारा, जहाँ मेरे डिगने की आशंका आई, मनोबल गिरने की आई, उन्होंने तुरंत मुझे सहारा दिया और मेरा लेवल बराबर कर दिया, मुझे गिरते हुए को बचाया। और उसके बाद में अंतिम मेरी ये फर्स्ट ग्रेड में हो ही गया है। तो ये इनका पूरा पूरा जो श्रेय जाता है रमेश जी को, मित्रवत रूप में रमेश जी को जाता है, और मेरे माता पिता का जो सहयोग रहा है, मेरे बड़े भाई साहब राजा राम जी का रहा है, उन्होंने मुझे, और मैं तो कहता माता पिता ने कभी मुझे ये नहीं कहा कि बेटा घर की बस्ती ऐसी कमाने जाओ, ऐसी कभी नहीं, बेटा पढ़ाई करो, बेटा पढ़ाई करो। तो उनकी बात को हमने जहन में रखा, और विशेष तौर से सरे मेरे गुरुजी कल्याण जी चरण को जाता है, जिनकी बदौलत में आज इस 62वीं रैंक पे मेरा जो चयन हुआ है, उनका सर बिल्कुल उनको जाता है। मैं तो ये कहता हूँ अब प्रत्येक तैयारी करने वाले अपने गुरु के प्रति श्रद्धा रखें, माता पिता का आशीर्वाद निरंतर लेते रहें, और लोगों से दुआएं लेते रहें, बिल्कुल आपकी सफलता मिलेगी, 100% सफलता मिलेगी, और मेहनत को कामयाब बनाते रहें। सरस्वती माँ अपना ऋण बाकी नहीं रखती। हाँ बिल्कुल नहीं रखती, माँ सरस्वती की कृपा जिस पे हो जाए तो उनकी बल्ले बल्ले है। और मैं तो वैसे ही भजन वगैरह भी करता हूँ, ये को भी एक सिखाता बात और हूँ। ये भी बता देता हूँ, ये बहुत अच्छे भजन गाते हैं, देसी भजन गाते हैं, बहुत ही शांत आदमी है, शांति प्रिय आदमी है, और इतने शांत आदमी है कि मुझे पता नहीं, मेरे क्लासमेट रहे हुए हैं, लेकिन मुझे कभी मतलब इतना अपने साथ में ही रहे, तो बाद में पता चला कि इनका सिलेक्शन हो गया जी। तो फिर इनसे मुलाकात हो पाई। तो अब जो ये भजन गाते हैं इनके चैनल का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाके देख सकते हैं, सब्सक्राइबर भी जो है वो कर सकते हैं। तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं थोड़ा हौसलावर्धन के लिए 1-2 पंक्तियाँ बोल रहा हूँ। छुपी हुई है जीत तेरे अंतिम प्रयास में, असफल तू नहीं तेरा प्रयास था, होगा शिखर पे तू बस एक कोशिश तो कर। अपने दृढ़ निश्चय से विमुख मत होना, सफ़र की मुश्किलें भी आसान हो जाएगी, तनिक अपने आप पर विश्वास तो कर। अपने हौसलों को परास्त मत होने देना, होगी विजय श्री की माला तेरी ग्रीवा में, वह वक्त आने का इंतज़ार तो कर, वह वक्त आने का इंतज़ार तो कर। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद इंताराम जी, आप जो है हमसे जुड़े और आपके जो अनुभव है जो है आपने हमसे साझा किए, और निश्चित रूप से जो तैयारी करने वाले कैंडिडेट है उनको इनका जो है फ़ायदा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।